नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज हम लोग इतिहास के सबसे चर्चित और सबसे इम्पोर्टेंट, जहां से प्रश्नों की भरमार होती है, 1857 की क्रांति या विद्रोह, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं 1857 ईस्वी में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह हुआ, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। ब्रिटिश शासन जो शासन कर रहे थे आराम से बढ़िया से मौज मस्ती के साथ में, उसमें मंगल पांडे वाला 1857 की क्रांति होती है और ब्रिटिश शासन की क्या होती है, नींव पूरी हिल जाती है। इस विद्रोह का आरंभ यद्यप कंपनी की सेना के भारतीय सिपाही से हुआ, किंतु शीघ्र ही एक व्यापक क्षेत्र के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से इसकी शुरुआत होती है। शीघ्र ही व्यापक क्षेत्र के लोग इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। 1857 की विद्रोह सिपाही के असंतोष का परिणाम मात्र ही नहीं, वरन औपनिवेशिक शासन के चरित्र नीति के कारण कंपनी शासन के प्रति जनता में उत्पन्न असंतोष विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था, और इसके कई कारण थे। तो ये बहुत दिनों से मामला चल रहा था क्रांति का, लेकिन ये लास्ट में क्या हो गया, ये हो गया सिपाहियों के असंतोष का परिणाम। मतलब चल तो बहुत दिनों से रहा था, लेकिन सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो इसका रूप यहां से शुरू हो जाता है। इसके कई कारण हैं। पहला तो आर्थिक कारण है। विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेज द्वारा देश के आर्थिक शोषण, देश के परंपरागत ढांचे का आर्थिक विनाश, बड़ी संख्या में किसान, दस्तकार, शिल्पकार की निर्धनता की स्थिति में पहुंचा दिया था। अंग्रेजों की भूमि संबंधी राजस्व नीति, कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के कारण थे। इसमें बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक कारणों में 3-4 इसमें दिए गए। लगान की दर बहुत अधिक होने के कारण भूमि का स्वामित्व अनेक किसान के हाथ से निकलकर व्यापारी और महाजन के हाथ में चला गया। ये नए जमींदार उन परंपराओं से अपरिचित थे जो पुराने जमींदार को किसान से जोड़कर रखती थी, इसलिए लगान में बहुत अधिक वृद्धि कर किसानों को निर्धन कर दिया। साथ ही जो किसान लगान नहीं दे पाए, उनकी जमीनें छीन ली गई। ये सारे बहुत सारे कारण थे। जमींदार भी भू राय उसके बढ़ते मांग के कारण परेशान हुए और खतरा उत्पन्न हो गया, उनकी जमींदारी की जमीनें और अधिकार जब्त हो जाएंगे, गांव में उनकी स्थिति में गिरावट आ जाएगी। जब इंग्लैंड में तैयार हुआ माल भारत पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प सब खत्म हो गए, मशीन से वहां से बन के सामान आने लगे। अंततः पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। निचले स्तर पर प्रशासन से पुलिस या छोटे अधिकारी या निचली अदालत के से व्यापक भ्रष्टाचार ने जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। समाज के मध्य एवं उच्च वर्ग, विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रशासन के उच्च आय वाले उच्च पदों में शामिल नहीं किए जाते थे। यहाँ पर भी थोड़ा भेदभाव किया गया, जिसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। देशी रियासत के नष्ट होने से आश्रित भारतीयों की जीविका के साधन समाप्त हो गए। इसके साथ ही रजवाड़ों पर आश्रित धर्मोपदेशक पंडित मौलवियों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया। अतः विदेशी शासन के प्रति भारतीय के मन में घृणा उत्पन्न हो गया। ये सारे बहुत से आर्थिक कारण थे, 3-4 आर्थिक कारण थे, इसमें सभी लोग असंतुष्ट हो गए भारत के। सामाजिक कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक प्रमुख कारण उसके विदेशी होना भी है। भारत में सदैव विदेशी ही बने रहे, उनका भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। पूर्व के विदेशी शासक की तरह अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के भारतीयों से भी सामाजिक संपर्क नहीं रखा और प्रजातीय श्रेष्ठता के दम्भ में भारतीयों के साथ अपमानजनक एवं धृष्टापूर्ण व्यवहार करते रहे। अंग्रेज भारत में बसने नहीं आए, उनका उद्देश्य धन कमाना था और धन को ब्रिटेन भेजना था। भारत की नए शासक के इस मूल विदेशी चरित्र को पहचानती थी। उन्होंने अंग्रेजों को कभी भी अपना शुभचिंतक नहीं माना। ये इसके कुछ सामाजिक कारण थे। उसके बाद में हम लोग राजनीतिक कारण देखें। अंग्रेज की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासक और सरदार में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली, किंतु वो इन संधियों के इच्छा अनुसार समाप्त कर देते थे। सिंध एवं पंजाब के विलय से अंग्रेजों के प्रति जनमानस में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अब 1854 में डलहौजी ने झांसी पर अधिकार कर लिया और वहां के मृत राजा के दत्तक पुत्र को उसका अधिकारी बनने नहीं दिया। क्या हुआ है, 54 में डलहौजी ने झांसी पर अधिकार कर लिया और वहां पे उनके दत्तक पुत्र, उनको पुत्र नहीं था, उनको उत्तराधिकार नहीं माना, इसका अपने में विलय कर लिया। 1851 में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने पेंशन भी अंग्रेजों ने नहीं दिया। 1849 में डलहौजी ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर घोषणा करके आघात किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के निकट रहना होगा। बहादुर शाह के साथ में भी इन्होंने ऐसा किया। 56 में कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीनी जाएगी, वो केवल राजा ही कहलाएंगे, सम्राट नहीं कहलाएंगे। इसलिए सभी लोग इनसे नाराज हो रहे हैं। 56 में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया। इनकी पूरे भारत में, विशेष रूप से अवध में तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसके कारण अवध में कंपनी की सेना
में विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो गया। अखिल भारतीय भावना के अभाव में इन सिपाहियों ने शेष भारत को जीतने में अंग्रेजों की सहायता किया, किंतु उनके अंदर क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठा नहीं थी। अवध के विलय के बाद सिपाहियों के आय पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अब अवध में उनके परिवार के पास जमीनें थी, उन पर अधिक कर देने पड़ रहे थे। अवध के अधिग्रहण से डलहौजी ने तर्क दिया कि वह अवध की जनता को नवाब के कुप्रबंध, तालुकदार के दमन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उन्होंने क्या नाम दिया अवध का जब विलय किया कि इनका कुप्रबंध है, नवाब के कुप्रबंध है और तालुकदार के दमन से मुक्ति दिला रहे हैं। नवाब का प्रशासन और सेना के भंग हो जाने से हजारों कुलीन एवं भद्र लोग, अधिकारी, सिपाही बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार से जो व्यापारी, दुकानदार, दस्तकार अवध के दरबार एवं कुलीन की सेवा करते उनकी भी जीविका समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने अधिकांश तालुकदार एवं जमींदार की जागीरें भी जब्त कर ली। अतः अपनी जागीर और सामाजिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये परेशान लोग ब्रिटिश सेना के शत्रु बन जाते हैं। और 1857 की क्रांति में धार्मिक कारण पे देखो, इन्होंने कोई भी बिंदु को छोड़ा नहीं। धार्मिक कारण में देखिए क्या किया। ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि इस शासन का धर्म खतरे में था। इस भय का प्रमुख कारण उन ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थी जो प्रत्येक स्थान पर स्कूल, अस्पताल और जेल और बाजारों में होती थी। ये मिशनरी लोगों को ईसाई बनाने के प्रयास करते, हिंदू एवं इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा प्रहार करते। ये जनता की पुरानी परंपरा एवं मान्यता का उपहास और निंदा करते थे। ईसाई मिशनरियों ने जब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया तो जनता को अपने धर्म के सामने उपस्थित खतरे का प्रमाण मिल गया। ईसाई मिशनरियों 1850 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त सरकार अपने खर्चे पर सेना में ईसाई उपदेशक या पादरी नियुक्त करती थी। अनेक लोगों की रूढ़िवादी, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं मानवतावादी उपाय कारण भड़क के जो सरकार ने भारतीय सुधार की सलाह पर किए। उनका मत था कि विदेशी सरकार को उनके धर्म एवं परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून, लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था आदि भारतीय जनमानस को अनधिकार हस्तक्षेप के समान लगे। इन्होंने जो सती प्रथा का खत्म किया, विधवा पुनर्विवाह शुरुआत हुई, लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हुई, ये भारतीय जनमानस को अनधिकार हस्तक्षेप के समान लगने लगे। पूर्व के भारतीय शासकों ने मंदिर, मस्जिद से जुड़ी जमीन, पुजारी का सेवा संस्थाओं को कर से मुक्त रखा था, किंतु बाद में कर वसूलने की नीति भी वहां पर लागू कर दी गई। जमीनों पर निर्भर अनेक ब्राह्मण और मुस्लिम परिवारों में रोष व्याप्त हो गया और प्रचार करने लगे अंग्रेजों के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। अब जो सैनिक कारण 57 के विद्रोह की शुरुआत कंपनी के सिपाहियों द्वारा की गई। वह सिपाही थे जिन्होंने अपनी निष्ठा ईमानदारी से कंपनी की सेवा की, किंतु वो विद्रोही बन गए हैं। समाज के दूसरे वर्ग, विशेषकर किसान की आशाएं, इच्छाएं और दुख इन सिपाही के मध्य भी प्रतिबिंबित होते थे। सिपाही वास्तव में वर्दीधारी किसान ही थे। ये सिपाही कौन थे? वर्दीधारी किसान ही थे। सिपाही भी इस विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज उनके धर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और भारतीयों को ईसाई बनाने पर बल दे रहे हैं। सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थी। उन दिनों भारतीय लोग जाति के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। सैनिक अधिकारियों की ओर से सिपाहियों की जात या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने पर रोक था। 1856 में कानून बना जिसके अनुसार प्रत्येक नए भर्ती होने सिपाही को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर सेवा करने की जमान देनी पड़ती थी। इससे भी सिपाही की भावनाओं को आघात पहुंचा, क्योंकि उस समय हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र पार करना क्या था? पाप था। सिपाहियों की अनेक दूसरी शिकायतें थी। अधिकारियों और सिपाहियों के बीच एक बहुत बड़ी असमानता उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश अधिकारी सिपाहियों से अक्सर अपमान का व्यवहार करते थे, वहां पर सम्मान नहीं मिलती थी उनको। अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के मार्ग बंद थे। सेना में ऊंचे पद पर यूरोपीय ऑफिसर ही सुरक्षित थे, मतलब बड़े पोस्ट को नहीं दी जाती थी, छोटे छोटे पद पे ही रखा जाता था। युद्ध में जाने पर भारतीय किसानों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था, परंतु युद्ध की समाप्ति पर उनके सहयोग से जीते गए क्षेत्रों पर अंग्रेज का अधिकार हो जाने के बाद भारतीय सैनिक का भत्ता बंद कर दिया जाता है। बंगाल में 1764 में एक सिपाही विद्रोह घटित हो चुका था, किंतु उसका दमन कर दिया गया था। 1806 में बेल्लूर में सिपाहियों ने विद्रोह किया, किंतु भयंकर हिंसा के बाद में उसका भी दमन कर दिया गया। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों के 47वीं रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से इनकार कर दिया। यह रेजिमेंट तोड़ दी गई। इनके निहत्थे सिपाही पर गोले फेंके गए। सिपाही के नेताओं को फांसी दी गई। 1844 में वेतन और भत्तों के प्रश्नों पर 7 बटालियन ने विद्रोह किया। इस प्रकार अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में तैनात सिपाही विद्रोह करने वाले थे, किंतु उसका दमन कर दिया गया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीति और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का कारण था, किंतु यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। लगभग 1 शताब्दी पूर्व भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरोध में जन विरोध
जन प्रतिरोध रहते थे। बंगाल और बिहार में जैसे ही ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ वैसे ही सशस्त्र विद्रोह आरंभ हो गए। 1763 से 1856 के बीच में 40 बड़े तथा अनेक छोटे छोटे विद्रोह हुए, पर सबका दमन कर दिया गया। इन विद्रोहों का नेतृत्व प्रायः राजा, नवाब, जमींदार, भूस्वामी और पेलीगार करते थे, किंतु लड़ने वाली फौज में किसान, दस्तकार, शासक, जमींदार और पेलीगारों के भूतपूर्व सैनिक भाग लेते थे। अब जो 1857 का विद्रोह होता है उसका तत्कालिक कारण जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। ऐसा कहा जाता है, ज्ञातव्य है कि सेना में कई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ किया गया। अफवाह यह थी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगे कागज का खोल चढ़ाया गया है और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरों को दांत से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही दोनों भड़क गए। उन्हें लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए भ्रष्ट कर देगा। 1857 के विद्रोह का आरंभ, उनकी प्रगति क्या हुई। विद्रोह का आरंभ, बहुत तारीख आप लोग याद करके चलना, परीक्षाओं में यहां से बहुत ज्यादा, अभी तो हमने बताया यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मई 57 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। या तीव्रता से उत्तर भारत में क्या हो गया, विस्तृत हो जाता है। दक्षिण भारत तो छूटा रह गया था उत्तर भारत में। यह विद्रोह जल्दी ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पूर्व में बिहार से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक विस्तृत हो जाता है। मेरठ में होने वाले विद्रोह से पहले बैरकपुर में मंगल पांडे शहीद हो चुके थे। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में वो एक सिपाही थे जिन्हें विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई। मेरठ की छावनी में 24 अप्रैल 1857 को तीसरी देसी घुड़सवार सेना ने 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिनमें से 85 को 9 मई 57 को बर्खास्त कर 10-10 साल की कारावास की सजा दी गई और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। इससे मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों में विद्रोह भड़क जाता है। सिपाहियों ने अगले ही दिन 10 मई को अपने कैदी साथियों को स्वतंत्र करा लिया और अनेक अधिकारियों को मार डाला तथा विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से, शीघ्र ही ये घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ते चले गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने से सरकारी इमारतों को लूट कर नष्ट किया जाने लगा। शहर को दिल्ली मेरठ से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइनें भी काट दी गई। विद्रोही सिपाही सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर चल दिए और अगली 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। उनके दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली की पैदल सेना भी उनके साथ मिल जाती है। विद्रोही सैनिकों ने यूरोपीय अधिकारियों को मार डाला, शहर को अपने अधिकार में ले लिया। बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। बहुत ही मतलब जो बहादुर शाह जफर, इनको भारतीय सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली शीघ्र ही इस मुख्य विद्रोह का केंद्र बन गई और बहादुर शाह जफर इसके महान प्रतीक बन गए। इस अंतिम मुगल बादशाह को जिस प्रकार स्वतः स्फूर्त ढंग से देश का नेता बना दिया गया, वह इस तथ्य का प्रमाण था कि मुगल शासक के लंबे शासन ने इस राजवंश को भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक बना दिया गया। केवल इस एक कार्य के द्वारा सिपाहियों ने फौजी विद्रोह को क्रांतिकारी में परिवर्तित कर दिया। सिपाहियों के अनुरोध पर बहादुर शाह जफर ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने उनको हटाने के लिए भारतीय राज्यों का महासंघ स्थापित करें। बंगाल की पूरी सेना विद्रोह में शामिल हो गई और विद्रोह तीव्रता से विस्तृत हो गया। अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी स्थानों पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण कुछ समय के लिए कमजोर हो गया। अनेक रजवाड़ों में शासक तो अंग्रेज मालिकों के प्रति वफादार बने रहे, परंतु उनकी फौजों में विद्रोह उत्पन्न हो गया। इस प्रकार ग्वालियर के 20,000 से अधिक फौजी तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ चले गए। राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अनेक छोटे सरदार अपनी जनता का विश्वास प्राप्त करके विद्रोही बन गए। हैदराबाद तथा बंगाल में भी छिटपुट विद्रोह हुए। अब विद्रोह का व्यापक चरित्र देखें। उत्तर और मध्य भारत में सिपाहियों ने विद्रोह ने नागरिक जनता को सामान्य विद्रोह के लिए प्रेरित किया। किसान, दस्तकार, दुकान, मजदूर और जमींदार की व्यापक भागीदारी ने विद्रोह को वास्तविक शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में किसान जमींदारों, सूदखोर नए जमींदारों पर आक्रमण का अनेक परेशानियों को व्यक्त किया। विद्रोह का लाभ उठाकर उन्होंने सूदखोरों की खाता बहियों और ऋण दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अदालत, तहसील कार्यालय, मालगुजारी के दस्तावेजों तथा थानों पर आक्रमण किए। 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था। नेतृत्व के स्तर पर हिंदू तथा मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। विद्रोह में मुस्लिम एकता को स्वीकार करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी एचिंसन ने स्वीकार किया कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते। 1857 की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में जब 1858 से पहले भारतीय जनता राजनीति अपने मूल रूप में सांप्रदायिक नहीं थी।
अब हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के जो केंद्र हैं दिल्ली, पहला केंद्र है दिल्ली। इसमें विद्रोह के प्रतीक मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण ये चूंकि बहुत बुजुर्ग थे, सैनिक समिति के नियंत्रण में थे इसके जनरल बखत खान थे। मतलब नाम तो इनका था बहादुर शाह जफर का, लेकिन मुख्य रूप से देख रहे थे जनरल बखत खान। जनरल बख्त खान ने ही बरेली के सैनिक का नेतृत्व किया तथा उनको दिल्ली ले आए। ब्रिटिश सेना व तोपखाने के सामान सूबेदार थे। बख्त खान विद्रोह के प्रमुख केंद्र साधारण निम्न वर्ग के प्रतिनिधि थे। अब कानपुर में देखें, कानपुर में क्या हुआ। कानपुर के नेता नाना साहब, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इनको ही उत्तराधिकार नहीं माना था अंग्रेजों ने। सिपाहियों की सहायता से नाना साहब ने अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर विवश किया, स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहब की ओर से लड़ने का मुख्य भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था। नाना साहब के एक और विश्वसनीय सेवक अजीमुल्लाह हैं, जो राजनीति में प्रचार कार्य में निपुण थे। दूसरे केंद्र को लखनऊ में देखते हैं। लखनऊ में इसका विद्रोह अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल कर रही थी। इनके पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया। बेगम ने लखनऊ के सिपाही तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। अंग्रेजों ने भागकर रेजिडेंसी में शरण लिया। अंततः रेजिडेंसी का घेरा सफल नहीं हुआ। वहां छोटी सी ब्रिटिश सेना उनकी रक्षा करने में सफल रही। झांसी में झांसी की रानी वाला देख रहे हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी के दिवंगत शासक गंगाधर राव की विधवा है। अंग्रेजों ने झांसी गद्दी के लिए उत्तराधिकारी गोद लेने के रानी के अधिकार को नहीं माना। उनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया। उन्हें धमकी दी कि झांसी में सैनिक को भड़काने के उत्तरदायी माना जाएगा। तब रानी विद्रोहियों में शामिल हो गई। विद्रोहियों के साथ मिलकर रानी अंग्रेजों से बहुत वफादारी से लड़ी। युद्ध के दौरान रानी को झांसी छोड़ना पड़ा। तात्या टोपे अपने अफगान रक्षकों की सहायता से इन्हें ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर में अंग्रेजों के वफादार राजा सिंधिया ने रानी से लड़ने का प्रयास किया, किंतु उनके अधिकांश सैनिक रानी से मिल गए। सिंधिया ने आगरा जाकर अंग्रेजों से शरण लिया। 17 जून 58 को अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। आरा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पे प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो आरा के समीप जगदीशपुर के एक असंतुष्ट जमींदार हैं। ये संभवतः सबसे प्रमुख और सैनिक नेता और रणनीतिज्ञ थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से विद्रोह के प्रमुख नेता, मद्रास के रहने वाले हैं। 1857 में उत्तर में फैजाबाद आ गए थे। फैजाबाद में ब्रिटिश सैनिकों की उस कंपनी से भीषण लड़ाई लड़ी जो राजद्रोह के प्रचार करने के लिए भेजी गई थी। 1857 में जब बगावत भड़की तो अवध में एक मान नेता के रूप में उभरे। 1857 के विद्रोह की असफलता कैसे हुई। 1857 विद्रोह के बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत था। जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था। फिर भी यह पूरे देश को, भारतीय समाज के सभी अंग वर्गों को प्रभावित नहीं कर सका। सभी लोग इसमें शामिल नहीं हो सके। 1857 की विद्रोह की असफलता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सीमित क्षेत्र है। यह हर जगह नहीं फैल सका युद्ध। इसमें यह विद्रोह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भाग में नहीं फैला। ये दक्षिण भारत में तो बिल्कुल कम ही फैल पाया। पूर्वी और पश्चिमी में भी अधिकांश भाग में विस्तृत नहीं हो पाया, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले अनेक विद्रोह हो चुके थे। उसका दमन कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा। बंबई, मद्रास, बंगाल, पश्चिम बंगाल में जनता विद्रोहियों से सहानुभूति रखती थी। फिर ये प्रांत अप्रभावित रहे। इसके अतिरिक्त असंतुष्ट एवं बेदखल जमींदार को छोड़कर उच्च या मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोही से आलोचक थे। देसी राजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार स्वार्थी था, अंग्रेज की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्हें विद्रोह में शामिल नहीं हुए कि इनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। इसके साथ ही ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राजा, दूसरे अनेक सरदार एवं जमींदार ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता दी। इन लोग अंग्रेज की तरफ से हो गए। वास्तव में भारतीय शासक में 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। जो भारतीय शासक थे 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए, मतलब 99% उधर ही अंग्रेज की तरफ हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासक सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहरे में हमें बहा ले जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसी तूफान थी कि हम लोग एक ही बार में बह जाते हैं। लेकिन इन राजाओं ने क्या किया है, इन शासकों ने, सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। संपन्न वर्ग, जमींदार तथा व्यापारी द्वारा विद्रोह का साथ न देना। जो लोग संपन्न वर्ग थे ये लोग विद्रोह में साथ नहीं दिए। जमींदारों ने साथ नहीं दिया, व्यापारियों ने साथ नहीं दिया है। कोई कोई व्यापारी साथ दिए थे, बाकी लोग नहीं साथ दिए। अब इसमें देखो, और उच्च शिक्षित भारतीय द्वारा विद्रोह को समर्थन नहीं देना। जो काफी पढ़े लिखे लोग थे इस विद्रोह में सम्मिलित नहीं हुए, समर्थन नहीं दिए। सीमित संसाधन थी, अनुशासन की कमी थी और विद्रोह का दमन। विद्रोहियों के अभियान को बड़ी क्षति उस समय पहुंची, जो अंग्रेज ने 20 सितंबर 17 को दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया। सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके अभियोग चलाकर रंगून बर्मा में भेज दिया गया। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई।
उनके 3 पुत्रों की दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई और दिल्ली के पतन के बाद विद्रोह का केंद्र बिंदु नष्ट हो गया। विद्रोह के दूसरे नेता बहादुरी से युद्ध लड़ते रहे क्योंकि अंग्रेज ने उनके विरुद्ध एक शक्तिशाली आक्रमण केंद्रित कर दिया। जॉन लॉरेंस, आउटरम, हैवलॉक, नील कैम्पबेल, ह्यूरोज, इन सभी ऐसे ब्रिटिश कमांडर थे जो इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ह्यूरोज ने किसका दमन किया, कैम्पबेल ने किसका किया, आगे इसमें होगा भी लिस्ट। सितंबर 1858 में भारत लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य के कब्जा हो जाता है। बेगम हजरतमहल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया, नेपाल चली गई। नाना साहब की कानपुर में पराजय है क्योंकि आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वो 1859 में आरंभ में नेपाल चले गए, इसके बाद में कुछ उसका पता नहीं चलता है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में छिप गए और वहीं से भयानक छापामारी लड़ते रहे। 1859 में पकड़ करके तात्या टोपे शीघ्र मुकदमा चलाकर उनको 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। विद्रोहियों के पास सैनिक कार्रवाई की साझी योजना, अधिकार संपन्न प्रमुख एवं केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव था। देश के विभिन्न भागों में हो विद्रोह, इसके बीच कोई सामंजस्य भी नहीं था। आंदोलनकारियों को भारत को गुलाम बनाने उपनिवेशकवाद की या आधुनिक विश्व की कोई विशेष समझ भी नहीं थी। इनके पास भविष्य कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज या अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि का अभाव था। मतलब ये अचानक से युद्ध हो गया, इसमें कुछ पहले से प्लान नहीं था। अब 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या होते हैं? विद्रोह असफल रहा, अपनी विफलता में भी इसने महान उद्देश्य की पूर्ति कर दिया। यह आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया, इसे दिखाया कि विद्रोह नहीं किया जा सकता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीतियों अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाया गया। इसके कुछ परिणाम थे। कंपनी की सत्ता का अंत हो जाता है, प्रशासनिक परिवर्तन हो जाता है। महारानी को पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग व्यापार करने गए थे, वहां पर 1857 की क्रांति हो चुकी है, तो उन्होंने बड़ा फेरबदल किया है। कंपनी की सत्ता का अंत हो जाता है। विद्रोह की असफलता के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन के सभी अधिकार वापस ले लिए। इन्होंने, जो ब्रिटिश की महारानी है, ब्रिटिश क्राउन है, कंपनी से भारत पर शासन के जो अधिकार पत्र यहाँ से दिए थे, सभी अधिकार पत्रों को वापस ले लिया जाता है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। भारत में शासन के लिए 1858 का अधिनियम पारित हो जाता है। अब गवर्नर जनरल को वायसराय, क्राउन का प्रतिनिधि बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल समाप्त हो चुका है पद, क्या आ जाता है 1858 में वायसराय के पद को शुरू कर दिया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार भारत का शासन ब्रिटिश सामग्री यानी ब्रिटिश की महारानी की ओर से भारत के राज्य का सचिव, भारत के राष्ट्रपति को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 1861 को भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। इसमें से 15 में कौन है? 3 भारतीय को विधान परिषद में भी नियुक्ति मिली है। 1861 में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा भारतीय लोक सेवा अधिनियम पारित किया गया। अब सैनिक में परिवर्तन किया गया है, चूंकि इन्हीं सैनिक से ही पूरा विद्रोह था, तो क्या परिवर्तन हुआ है? 1857 के विद्रोह भारतीय सैनिकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा विद्रोह न दोबारा ना हो, इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया है। भारतीय सैनिक के विद्रोह करने की क्षमता को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। सर्वप्रथम सेना में यूरोपीय सैनिक का वर्चस्व सुनिश्चित किया गया। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों की संख्या बढ़ गई। बंगाल की सेना में अनुपात 1:2 का तथा मद्रास में 2:5 का अनुपात कर दिया गया। इसके साथ ही भौगोलिक एवं सैनिक महत्व के स्थान पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। तोपखाने ऐसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूर्णतः यूरोपियों के अधीन हो गए। तोपखाना वगैरह यूरोपियों को मिल गया। इसके अतिरिक्त अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने का सख्ती से पालन किया जाने लगा। मतलब अधिकारी वाला पद भारतीयों को नहीं मिलता था। वर्ष 1914 तक किसी भी भारतीय को सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया गया। सबसे अंतिम पद जो था, सबसे उच्च वाला सूबेदार तक का था। ये सब चलता रहा 1914 तक। अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत में विजय में सहायता की। 1857 के विद्रोह में भाग लेने का उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। बड़ी संख्या में सेना में उनको भर्ती करना बंद कर दिया। जहां जहां से विद्रोह हुआ, अवध में, बिहार में, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने जहां से विद्रोह किया, अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता किया। 1857 के विद्रोह में भाग लेने उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबी, गोरखा, पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और उनको बड़ी संख्या में भर्ती करने लगे। जो इनके अंग्रेजों के साथ थे उनको लड़ाकू घोषित किया गया और बड़ी संख्या में उनकी भर्ती की गई। 1857 तक ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का था। 1857 तक क्या था? आधा ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबी इसमें सम्मिलित थे। भारतीय रेजिमेंटों को अनेक जाति और वर्गों का मिश्रण बना दिया गया, जिससे वे कभी एक दूसरे को संतुलित करते रहे।
सैनिकों की सांप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया ताकि वह बीच में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न ना हो सके। सबको इतना मिक्स मैचअप कर दिया गया कि अब उस प्रकार से कोई संभावना ना हो कि फिर से विद्रोह हो सके। रियासत के प्रति नीति में परिवर्तन किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय रियासत के संबंध में एक अलग प्रकार की नीति अपनाई गई। 1857 से पहले अंग्रेज भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई अवसर नहीं चूकते थे, किंतु यह नीति बदल दी गई है। 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी गए घोषणा पत्र में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासत को साम्राज्य में नहीं मिलाएगी और पहले से चले आ रहे समझौते का सम्मान करेगी। रजवाड़े के उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा को भी स्वीकृति दे दी गई, जिसके लिए युद्ध हुआ था कि महारानी लक्ष्मीबाई गोद नहीं ले सकती हैं, यहाँ पे अवध में बेगम हजरत महल गोद नहीं ले सकती हैं, तो उसको स्वीकृति दी गई कि अब गोद ले सकते हैं। उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा को स्वीकृति मिल जाती है। कब? 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में। जमींदारों के प्रति नीति में परिवर्तन। जमींदार एवं भूस्वामियों को बनाए रखने की नीति अपनाई गई, उन्हें पुनः स्थापित किया गया। जमींदार भूस्वामी को भारतीय जनता के परंपरागत स्वाभाविक नेता कहकर उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी की गई। जमींदारों को थोड़ा सा मोटिवेट किया गया कि विद्रोह कम हो। किसानों के विरुद्ध जमीन पर उनके अधिकार को सुरक्षा दी गई और राष्ट्रवादी रुझान वाले शिक्षित वर्ग के विरुद्ध उनका उपयोग किया जाने लगा। 1857 के विद्रोह का महत्व क्या है? यह विद्रोह तो असफल हो गया कि इसके दूरगामी परिणाम हुए। इस विद्रोह के नेताओं को भारतीयों ने राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया, देश के लिए न्यौछावर होने की प्रेरणा प्राप्त किया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप देश राजनीतिक रूप से एक हुआ। भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना बढ़ती गई। इस विद्रोह से जिस अभियान की शुरुआत हुई उसकी अंतिम परिणति 1947 में स्वतंत्रता पूरी हो गई है। 1857 की क्रांति का विवरण देखिए। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन रॉयल एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय किया गया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। जनवरी 1857 को बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। यह 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर देते हैं। अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर अपराधियों को दंड दिया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ। यहाँ की 3वीं कैवेलरी रेजिमेंट ने कारतूस यानी चर्बी युक्त कारतूस जो था उसको छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। जनरल हेबिट के पास 2200 रुपये सैनिक थे, परंतु उन्होंने क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी और 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। इसको हर जगह भेजा गया कमल रोटी प्रतीक बना करके। ये कमल रोटी किसका प्रतीक है? 1857 की क्रांति का। विद्रोह का केंद्र दिल्ली बहादुर शाह जफर है। ये वयोवृद्ध नेता, अंतिम मुगल सम्राट। क्रांतिकारियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया। उनका उम्र चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका था। दिल्ली में सैन्य का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान ने किया, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी तो रियल नायक बख्त खान थे, नाम इनका था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा पुनः दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई। बहादुर शाह जफर को मेजर हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करने में हडसन ने कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। एक कसीदे पढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर ने उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जवाब देते हैं इनको। हडसन ने गिरफ्तार करके रंगून म्यांमार ले गए। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1857 को विद्रोह को मिर्जा असदुल्लाह बेग ने अपनी आंखों से देखा है। ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। इस विद्रोह को पूछा जाता है कि इस विद्रोह को अपनी आंखों से किसने देखा है, तो मिर्जा गालिब, पूरा नाम था असदुल्लाह बेग खान। विद्रोह का केंद्र लखनऊ में क्या होता है? इसका प्रारंभ 30 मई 1857 को लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल, मूल नाम मोहम्मदी खानूम था, इन्होंने किया। अपने इसको नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक था, जनरल नील की मृत्यु हो जाती है। अंत में 21 मार्च 1858 को अंबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर कब्जा किया। बेगम हजरत महल का उपनाम क्या था? महकपरी भी इनको नाम से जाना जाता है। यह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी है। अंग्रेजों का लखनऊ पर दोबारा कब्जा होने पर बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती हैं। हल्लौर में 1879 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति का कानपुर में प्रभाव, तात्या टोपे हैं ये। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, मूल नाम धुंधु पंत, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की।
नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, जिसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है, जिनका जन्म महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था। नाना साहब के सलाहकार, सचिव और प्रधानमंत्री अजीमुल्लाह खां यूसुफ जई थे, जिन्होंने क्रांति दूत या क्रांति के राजदूत के रूप में जाना जाता है। नाना साहब की पेंशन की अर्जी के लेकर लंदन गए। अजीमुल्लाह खान ने भारत का पहला राष्ट्रगीत लिखा। इसकी प्रथम पंक्ति है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्म से भी प्यारा। इस गीत को सबसे पहले क्रांतिकारियों के अखबार पयामे आजादी में पहले छापा गया। सर कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने 6 दिसंबर 1857 को पूरा कानपुर पर कब्जा किया। तात्या टोपे कानपुर से फरार होकर कालपी पहुंच जाते हैं और तात्या टोपे उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर उसमें पकड़वा दिया, जब पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। उन्हें पकड़ पर शिवपुरी लाया गया और अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। नाना साहब के अलग होने पर तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी बनाया है। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखिए। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1805 गोलघर वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत था। इनका पालन पोषण अंग्रेज के पेंशनर बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ। बाजीराव ने छबीली कहते थे। 14 वर्ष की उम्र उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ है। गंगाधर राव की मृत्यु का जनरल डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा झांसी को 7 मार्च 1854 को अंग्रेजी राज में मिलाया गया। रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित कर 30 में विद्रोह में श्री गणेश के शामिल हो जाती हैं। 1858 अंग्रेज सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। रानी की मृत्यु पर हीरोज जो वहां का दमन करता था, उसने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। रानी बाई की लक्ष्मी ग्वालियर में है। रानी बाई लक्ष्मी के घोड़े का नाम पवन, बादल और सारंगी थे। ये हैं फैजाबाद के मौलवी अमर उल्लाह शाह। इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह किया। तमिलनाडु में अरकाट के निवासी थे, बाद में फैजाबाद में आकर बस गए। इन्होंने भारतवासियों से कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें भारत के बाहर खड़े दो। अंग्रेज इन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा। एक अंग्रेज ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। मौलवी अहमद उल्लाह शाह का जन्म डंका शाह था। बड़ा है क्या गुरु? बड़ा है, बाद में किया जाए।